हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक होंगे। हमने जैसे पिछले टॉपिक में चर्चा किया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, उसमें हमने बताया था कि बैंक जो हैं कितने तक की राशि का लोन दे सकते हैं, कितने कैपिटल रिजर्व करके। इसके बाद आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, आप ये लोग बताइए कितने लोग बैंक से पैसा लेन देन किए हैं आज तक अपने जीवन में, कभी न कभी। जानते हैं, अगर आप बैंक में पैसा लेन देन किए होंगे, बैंक में पैसा लेने जाते होंगे, तो बैंक वाले आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मधुर व्यवहार करते हैं कि या चिल्लाकर बात करते हैं या कड़वे आवाज़ में। अमूमन देखते हैं कि जो बैंक होते हैं, जो सरकारी बैंक होते हैं, उसमें जो कर्मचारी जैसे कि कैशियर और मैनेजर भी चिल्लाकर बात करते हैं। और लेकिन आप वहीं प्राइवेट बैंक की ओर उन्मुख होंगे तो प्राइवेट बैंक वाले आपसे प्रेम पूर्वक से बात करते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होती है भैया, बैंक होता क्या है। नहीं कि बैंक क्या है, ये भी तो प्रश्न उठता है, क्या है बैंक। देखिए, बैंक क्या है, मतलब है कि बैंक क्या है, जो पैसे का लेन देन करे वही बैंक है। जैसे कि आप बोलेंगे तो पैसे का लेन देन तो साहूकार भी करते हैं, लेकिन जो साहूकार होते हैं गांव में या आपको कहीं कहीं जैसे कि छोटे शहरों में भी साहूकार जैसी संस्था देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो बैंक नहीं है। बैंक लोन लेता है, यानी कि लोन देता भी है और उसके बाद हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज भी देता है। जैसे आप कभी जब बैंक गए होंगे तो उसके बाद बैंक को आपने देखा होगा, जो वहाँ पर क्लर्क होंगे लिखा पढ़ी करने वाले, कैशियर जो पैसा देते हैं, कैशियर पैसा देता भी है और पैसा जमा भी करता है। देखिए, बैंक में भीड़ लगी रहती, कुछ लोग आते हैं पैसा जमा करते हैं, कुछ लोग पैसा निकालते हैं। तो बैंक का काम यही होता है। लेकिन अब जो बैंक का काम में और बढ़ोतरी यह हो गई है, जो बैंक अब अमूमन है लेन देन के अलावा जो सरकार की छोटी छोटी स्कीमें होती है उसको जनता से रूबरू भी कराना होता है बैंक को। देखिए, अगर आप कभी जाएंगे जो भी सरकारी बैंक हो या एटीएम हो, वहाँ बाहर लिखा रहता है कि सोने पर इतना चल रहा है। सरकार अगर आप सोना अगर रखते हैं बैंक के पास, आपको इतना % ब्याज दर देगी। ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। आप बैंक में जाएंगे या तो आप एटीएम में जाएंगे, एसबीआई वगैरह एटीएम में, तो वहाँ ऐड आता रहता है कि आप ये यहाँ इस बैंक में सोना जमा करिए, आपको इतना बेनिफिट होगा, आप इसका क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा, आपको इतना टिकट मिलेगा देखने के लिए, 4 टिकट फ्री मिलेगा आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक वाले हैं, वो एफडी करने पर वो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। एफडी आप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको, उससे तब सिबिल स्कोर से मतलब नहीं होता है। तो बैंक क्या है, बैंक का मुख्य कार्य है लेन देन करना, सरकार की छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। यानी बैंक एक जन जागरूकता का भी अभियान चलाता है। जैसे कि लोगों को बैंक की जिम्मेदारी है, अगर बैंक को सस्ते दर पर आरबीआई से लोन मिल रहा है तो बैंक का भी कर्तव्य बनता है कि कंज्यूमर को भी किफ़ायती रेट पर ही लोन दे। वो अपना MCLR EBLR का निर्धारण करके जिस भी अनुपात में दे। फिर बैंक क्या है, बैंक क्या करता है, लेन देन, यानी कि लेन देन करता है, पैसा लेता है जमा करता है, लेन देन करता है। अगर
पैसा लेगा तो वो आपको ब्याज देगा। जैसे कि आप पैसा जाएंगे बैंक में जमा करेंगे, अगर आप एफडी करते हैं, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आपको कुछ ब्याज मिलेगा। जैसे अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम है। जैसे कि एसबीआई का शायद इस समय 6.5% के आसपास है एफडी इंटरेस्ट रेट, यानी आप एफडी करते इतना मिलेगा। सेविंग अकाउंट का जो आप करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग है, रिकरिंग अकाउंट का अलग है, आपको इस पे मिलता है। और बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तब आपको पैसा मिलता है, या बैंक से आप पैसा लेते हैं। जैसे पैसा तो आप भी लेंगे, लोन वगैरह लेते ही होंगे। जैसे आपको ज़रूरत पड़ गई अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उसके भी लोन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा जैसे कि आपके अपने बच्चों को पढ़ाना हुआ और विदेश वगैरह भेजना हुआ तो उसके भी लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखे होंगे जब विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो विमुद्रीकरण के दिन आपने देखा होगा चीज़ें बैंकों में कितनी भीड़ हो गई थी। उस समय लोगों के यहाँ जो शादियाँ होती थी, पड़ी हुई थी, उनको आसानी से अपने ही पैसे नहीं मिल पा रहे थे, बड़ा जद्दोजहद करना पड़ रहा था। लेकिन जो भी हो, बैंक हमारी इन्हीं सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये बात है कि बैंक का इतिहास क्या है, यानी इतिहास, भाई इसका इतिहास क्या है। इतिहास, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो आप मनुस्मृति में देखेंगे तो उसमें वर्णन मिलता है कि जो साहूकार हैं, साहूकार अगर कोई व्यक्ति पैसा देता था, साहूकार यानी साहूकार के पास कोई व्यक्ति अगर पैसा जमा करता था तो साहूकार उसको लोन देता था, यानी कि वो देता, इंटरेस्ट देता, ब्याज देता था। अभी ब्याज दर की आप ये सोचेंगे ब्याज दर कितना रहा होगा, तो ब्याज दर ऐसे ही सिस्टम चल रहा होगा, निर्धारित था ब्याज दर, कुछ भी परसेंट मिलता। क्योंकि साहूकार क्या करता था, जैसे कि साहूकार खुद में एक बैंक था। जैसे साहूकार, आप जैसे कोई श्याम नाम का व्यक्ति आया, साहूकार के पास पैसा जमा किया 5,000 रुपये, और साहूकार ने बोला कि श्यामलाल से बोला कि आपको हम इस 5,000 रुपये पर जो सालाना ब्याज दर देंगे वह हम देंगे 4%। तब कोई और व्यक्ति आया, उसको लोन की आवश्यकता थी, साहूकार के पास आया, उसका नाम था धनीराम। धनीराम ने बोला हमें लोन चाहिए। साहूकार ने बोला कि अगर आपको लोन चाहिए हम आपको 7% पे लोन देंगे। तो यही क्या करेंगे, वही जो लोन की राशि है, जो साहूकार है, वही जो धनीराम, वही जो श्यामलाल का पैसा है वही धनीराम को दे देगा। तो धनीराम से जो बेनिफिट कमाएगा उसे वो वितरित कर देगा, यानी कि श्यामलाल को 4% के साथ बाकी 3% साहूकार अपने मुनाफे अपने जेब में रख लेगा। क्योंकि साहूकार रिस्क भी लेता है, इमीडिएटर की भूमिका निभाता, मध्यस्थ का। तो इतिहास जो आप देखें मनुस्मृति में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। चाणक्य ने भी साहूकार के जिक्र का वर्णन किया है अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में। उसमें प्रशासन, जो उनकी आर्थिक प्रणाली थी, उसमें भी ये वर्णन मिलता है कि जो साहूकार थे वो लेन देन जैसे पद्धतियाँ प्रचलित करवाते भी थे और करते भी थे, जो भी थी जन जागरूकता के माध्यम से, और लोग पैसा साहूकार के पास जमा भी करते थे। देखिए, साहूकार के पास पैसा जमा करना सिक्योर नहीं है, क्योंकि सिक्योर नहीं पता लगा अब उस समय सोचिए साहूकार पैसा जमा कर लिए, कोई व्यक्ति आया, साहूकार के घर में सेंध लगा दिया। सेंध जानते हैं, उत्तर भारत में बहुत सेंध लगती है, उत्तर प्रदेश जैसे और बिहार राज्य में आपको सेंध वाली घटना बहुत मिल जाएंगी। अब तो हालांकि पक्के मकान हो गए हैं, पहले जिसके कच्चे मकान होते थे तो कच्चे मकानों में क्या हो, दीवार की बनी रहती थी तो काट लेते थे। पक्के मकानों में भी होता सेंध लगाया जाता, लेकिन कच्चे मकानों में ज़्यादा लगता था। तो अमूमन आपको अभी भी किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम आया है, घर घर जैसे कि आ गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो सब लोग पे अपना पैसा है जो है बैंक में जमा करने लगे हैं।
अब लोग अपना घर में कोई 1 रुपये नहीं रखते हैं। भले जो महिलाएं हों पैसा दबा के रख देती होंगी, कुछ महिलाओं की आदत होती है वो बैंक पैसा नहीं रखती, वो दबा के बक्सम रख देती हैं। तो इतिहास की बात करें तो जो बैंक है, जो क्या नाम है बता रहे थे आपसे, जो पैसा जैसे कि सेंधमारी में बता रहे थे क्या होता है। सेंधमारी में क्या लोग करते हैं, जो चोर होते हैं आते हैं दीवार को, यानी कच्ची दीवार हो तो गहदाला का यूज करके दीवार को तोड़ देते हैं, या तो पक्का हो तो उसको तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ी का अपना उपयोग करते हैं। और उनके पास ऐसे गए इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वो रहते हैं सामान उसको काटने के लिए। अब तो परंपरागत चोर थे, लेकिन अब वही चोर का परिवर्तन हो, बैंक से पैसा उड़ा देते हैं। जो आप एक पास बैंक से पैसा कैसे उड़ाते हैं, आपके पास एक मिस कॉल आएगा, हेलो सर हम फला फला बैंक से बोल रहे हैं, आपके पास एक OTP आएगी, OTP बता दीजिए। आप जैसे OTP बताएंगे वैसे आपके खाते से पैसा फुर्र हो गया, कट गया। तो ये चीज़ें होती है बैंक में, लेकिन उस समय रिस्क ज़्यादा था, रिस्क अब कम है। अब बताइए साहूकार के पास कोई, मान लीजिए श्यामलाल ने 5,000 रुपये रखा। अब श्यामलाल से और उसके बाद साहूकार तो और व्यक्ति को पैसा रखता, ना कि श्यामलाल का ही रखता है। और उसके पास गांव के और ग्राम पंचायत के व्यक्ति आते होंगे, रखते होंगे। अब उस साहूकार के पास मान लीजिए डाकुओं ने या किसी चोर ने चोरी कर लिया पैसा, साहूकार तो डूब गया। साहूकार से अब श्यामलाल पैसा मांगने आएंगे तो तब साहूकार जिम्मेदारी नहीं बनेगी, साहूकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, देखो भैया हमारे यहाँ चोरी हो गया है, पैसा भी चला गया, हम कहाँ तुम्हें पैसा दे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन बैंक को यहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बैंक अगर पैसा जैसे कि चोरी होती है लेके कोई भाग जाता है, जैसे कि अब बड़े बड़े सेठ लोग देखते हैं, जैसे अडानी, वो जैसे कि मतलब कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लाखों करोड़ रुपए गबन की है, लेकिन बैंक भाई लोगों को ही पैसा दिया है, लेकिन बैंक लोगों को पैसा चुकाएगा, देगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब किसी महाजन के हाथ लेके भागते तो महाजन बोलता भैया हम क्या करें, पैसा लेके चले गए, ऐसा कोई था नहीं। फिर बैंक की जो आप चीज़ें देखेंगे, फिर आधुनिक बैंक जो सिस्टम है, अभी आपको जो बैंक वाली सिस्टम दिखता है, आपको सबसे पहले इटली में दिखेगा। इटली की जो जिनेवा है वहाँ आपको दिखेगा। वहाँ जिनेवा में आपको 1806 में एक सेंट जॉर्ज बैंक था, यानी कि आधुनिक बैंक जो था, आधुनिक बैंक सेंट जॉर्ज बैंक था। सेंट जॉर्ज बैंक ये 1406 में जिनेवा में बनाया गया था। ये आपको हूबहू सेंट जॉर्ज बैंक की हूबहू कार्य करने की दशाएं आपको इसमें, जो वर्तमान में बैंक के सिस्टम है वैसा ही है, यानी कि जिनेवा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक बैंक की हो गई स्थापना, यहाँ मिलता है। लेकिन फिर जैसे कि भारत में तो तब भी साहूकारी व्यवस्था थी। अब 1406 की बात हो रही है, तो 1406, तो उसके बाद आता है इसका क्या नाम है, ये आते हैं जब ब्रिटिश लोग भारत पर हुकूमत करने लगते हैं, जैसे कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश वाले, तो जैसे कि उनको भी बैंक की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ अशिक्षित हैं लोग बैंकिंग तक पहुँचने, जैसे कि बैंक है नहीं, लोग साहूकार पास पैसा जमा करते हैं, साहूकार पैसे को जब्त कर लेते हैं और उसके बाद लौटाते नहीं हैं, साहूकार बहाना बना देते हैं। क्योंकि जो साहूकार होते थे वो बहुत कुटिल बुद्धि वाला होता था, तो अपनी कुटिल नीति से उल्टा बेरी जो व्यक्ति पैसा जमा किया रहता था उससे ही ब्याज वसूल लेता था, ऐसा। क्योंकि जो पढ़े लिखे जो पैसा जमा करते थे गांव व्यक्ति, वो पढ़े लिखे होते नहीं थे, उनको इतना ज्ञान लेन देन का रहता नहीं था, तो इसलिए जो चक्र में फंसा लेते थे। तो जैसे कि वहाँ
ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो ही रहा था, सिस्टम चल ही रहा था, क्योंकि ब्रिटेन विकसित हो गया था। उसके बाद यहाँ ब्रिटेन वाले ने एक चीज़ कमी खल रही थी, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बोली कि यहाँ बैंक सिस्टम नहीं है, लोग अपने पैसे सिक्योर कैसे करेंगे और हम अपने पैसे कैसे यहाँ सिक्योर करेंगे, क्योंकि महाजन पास पैसा रख नहीं सकते। कोई ऐसी होनी सिस्टम चाहिए जहाँ पर लोग तसल्ली से बिना कोई समस्या के पैसा जमा कर सके, उनको कोई समस्या ना हो। तब उसके बाद 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जब हो गया, तब भी लोग इसमें पैसा नहीं जमा करते थे, क्योंकि लोग इसलिए नहीं जमा करते थे क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था इन गोरे लोगों के ऊपर। क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं भले ही ठगते थे, क्या नाम है, साहूकार, लेकिन उनको लगता था साहूकार तो यहीं गांव में है, कहीं न कहीं ये रहेगा, इनसे हम मांग ही लेंगे और साहूकार को पैसा देना ही पड़ेगा। उनको ऐसा साहूकार के ऊपर विश्वास रहता था। अब यहाँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान में पैसा जमा ही नहीं करते थे, तो हमें बड़ा उनको दुख होता था, यार हम बैंक स्थापित किए हैं, साला कोई पैसा ही नहीं जमा कर रहा है। तो वहाँ नहीं, और एक कारण ये भी है जमा नहीं करते, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे आधुनिक जो अभी सिस्टम है, लोग इससे परिचित नहीं थे कि किसी अन्य जगह जाकर जमा करे पैसा, और पैसा निकालने के लिए कागज करवाए में फॉर्म भरे, उसमें अमाउंट लिखे, इतने शिक्षित तो थे नहीं, तो उनको ये बहुत जटिल प्रक्रिया लगती थी कागज करवाए। इसलिए बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया बैंक ऑफ इंडिया। 1830 में इसे बंद कर दिया गया, 1830 में इसे क्लोज कर दिए। भैया बोला कि तुम क्लोज हो जाओ, तुम कुछ काम वाम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लाभ तो था नहीं। लेकिन हालांकि आप देखेंगे 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, ये तो वहाँ स्थापित हुई, जो आगे चल के 1955 में आप देखेंगे SBI का रूप ले लेता इंपीरियल बैंक से। ये अलग बात है, चर्चा करेंगे आगे उसके विषय में। तो बैंक का ऐसा हुआ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। लोगों को लेकिन तब भी विश्वास नहीं होता था, चीज़ें यार जमा नहीं करते, चलती थी, अपना बैंक ओपन हो गया था। फिर क्या हुआ, ये सब जितने बैंक थे, ये सब बैंक थे जैसे कि इसमें जितना पैसा रखा था, पैसे उन्हीं के थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उन्हीं के पैसे थे और उन्हीं द्वारा स्थापित था। इसमें भारतीय लोग नहीं जमा करते थे, तो एक कमी महसूस हुई। फिर भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला बैंक था, लगभग 1887-88 के पास बना था, अवध कमर्शियल बैंक। फिर भारतीयों द्वारा जो बनाया गया था इंडियन फर्स्ट बैंक, फाउंडेड कौन था, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, इसमें लोग पैसा जमा करते थे, लेकिन इसमें भी ये पूर्णतः नहीं था, ये इंडियन द्वारा स्थापित था, लेकिन इसमें इनका भी योगदान था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि गोरे लोगों का भी योगदान था। फिर उसके बाद लेकिन पूर्णतः जो भारतीय बैंक बना, वो बना 1894 में,
पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित, अगर पूछ ले, पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक कौन है? पीएनबी 1894 में, 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी है जो इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक है, पीएनबी है। ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है, यानी अगर देखें 1894 भारतीयों ने अपना खुद का ही बैंक बनाया। फिर आप ये भी देखेंगे आगे चल के, फिर जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले बैंक हुआ भारत का, एसबीआई हुआ। फिर भारत में एटीएम स्थापित करने वाला कौन सा बैंक है? 1987 में एचएसबीसी बैंक है, जो अमेरिकन बैंक है, वो स्थापित, विदेशी बैंक है अमेरिका का, तो उसने स्थापित किया एटीएम यहाँ भारत में। तो वैसे तरह तरह की, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक, सिंडिकेट बैंक ने स्थापित हुआ, ग्रामीण क्षेत्र वाले बैंक। फिर उसके बाद आता है बैंक का कार्य, बैंक का कार्य, बैंक का कार्य। अब आपके मन में भी प्रश्न उठता, बैंक क्या करता है काम? तो आपको बता दें बैंक क्या करता है काम। आप बताइए, बैंक जैसे कि आप जाइए कभी बैंक में, देखिए बैंक के अंदर चले जाइए, क्या क्या काम आप देखेंगे। 2-3 काम आपको ज़्यादा पैसा देखेंगे। कोई लोग आ रहे हैं बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कोई पैसा लेने आया है, कोई आया है अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, कोई चेकबुक अपना पैसा, जैसे चेकबुक से पैसा निकालने आया है। ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं देखते। कोई सोना जमा करने, ये सब चीज़ें, सोना भी उसके लॉकर में जमा किया जाता है। बैंक के पास अपना खुद का लॉकर होता है, वहाँ सिक्योर होता है, उस पर बैंक जो है कुछ % अपना इंटरेस्ट देती है। ये सब काम बैंक करता है। यानी बैंक जो है मांग जमा स्वीकार करता है, सेविंग अकाउंट, और उसके बाद करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डिपोजिट या एफडी में ये सब काम करता है। और उसके अलावा बैंक जो है छोटे छोटे स्कीमों के माध्यम से कंज्यूमर को लोन से, जो सरकार की योजनाएं आती हैं, उसको अवगत कराता है। ये सब बैंक का कार्य होता है। यानी बैंक क्या कार्य करता है? लेन देन, इसमें भी लेन देन का कार्य करता है, लेने देने का, पैसा मांग जमा स्वीकार करता है। मांग एवं जमा स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है, मांग एवं जमा स्वीकार करता है। और फिर क्या करता है? और जो छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जनता को, जैसे कि किस चीज़ पे कितना लोन मिलेगा, यानी कि किस चीज़ पे कैसे लोन मिलेगा, उसके लिए बैंक के कई एजेंट रहते हैं, या तो बैंक के एक एनजीओ के माध्यम से, जैसे कि गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बैंकों को जैसे कि लोन दे सकें, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ बैंकों में पैसा जमा करने के लिए, लेन देन करें, उसके लिए बैंक जागरूकता कार्यक्रम भी चलवाती है। ये सब चीज़ कार्य होता है। अब आ जाते हैं बैंक के प्रकार के बारे में। अगर हम बैंक के प्रकार के विषय में चर्चा करें, तो बैंक जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जैसे कि बैंक जो होता है, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के प्रकार, बैंक के प्रकार, बैंक के प्रकार, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक। अब आपके मन में प्रश्न, अनुसूचित बैंक क्या होता है? तो आपको बता दें, अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होते हैं, यानी कि सूची में डाले गए होते हैं। यानी कौन होते हैं? आरबीआई एक्ट
आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड सूची में डाले होते हैं, सेकंड अनुसूची में डाले होते हैं, अनुसूची में इन निर्दिष्ट होते हैं, निर्दिष्ट होते हैं, यानी कि ये डाले होते हैं। आरबीआई एक्ट अनुसूचित बैंक क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होते हैं, यानी शामिल होते हैं। एक ये है। दूसरा नंबर ये होता है कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे इनका न्यूनतम कोष 500 करोड़ का होना चाहिए। न्यूनतम कोष 500 करोड़ का, 500 करोड़ का होना चाहिए, यानी ये अनुसूचित बैंक होंगे। इनका न्यूनतम कोष 500 करोड़ का। जैसे कि क्या होता है, जो अनुसूचित जो बैंक होते हैं भाई, उनके पास तो फंड भी तो होना चाहिए, इसलिए जो शर्त रखी गई है 500 करोड़ की शर्त रखी गई है। यानी इनके पास अगर 500 करोड़ रुपए रहेगा तो ये गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आएंगे। फिर गैर अनुसूचित, अब अनुसूचित में, फिर गैर अनुसूचित में कौन से बैंक आएंगे? वह बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में नहीं शामिल हो। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड अनुसूची में ना हो, अनुसूची में ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक इन्हें हम बोलते हैं। अब आप मन मारे इनमें अंतर क्या है? अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित। देखो, अनुसूचित जो बैंक हैं उनको अपने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, अपने एनडीटीएल का 1% बैंक को या आरबीआई पास रखना होता है भाई, और सीआर और एसएलआर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये अनुसूचित बैंक के लिए अनिवार्य है। और गैर अनुसूचित बैंकों के लिए ये सीआरआर जो है आरबीआई पास नहीं रख के अपने पास ही रख सकते हैं, कोई ऐसे अनिवार्य नहीं। और लेकिन हाँ, आपातकाल की स्थिति में पैसा इनको मिल सकता है रोज़मर्रा में, लेकिन इनको नहीं मिल सकता है क्योंकि है नहीं। अब बताइए, अब जैसे कि आपके परिवार में जैसे कि कोई व्यक्ति हो, जैसे कि पहचान का व्यक्ति हो, आपके रिश्तेदार का कोई हो, रिश्तेदार अगर आपके यहाँ पैसा मांगने आया तो आप उसे पैसा दे देंगे क्योंकि आप उसे पहचानते। कोई अजनबी आ गया, आप उसे खाली जानते, उससे बातचीत किए, कभी कभार मिले, उससे आप पैसा मांगने आएगा, आप उसे नहीं देंगे। इसी प्रकार आरबीआई बोले भाई हम जानते ही नहीं, तुम्हें क्यों पैसे दे दे, तुम कौन हो भैया, हम तुम्हें क्यों पैसा दे दे। तो गैर अनुसूचित बैंक को ये सब करना पड़ेगा। अनुसूचित बैंक जो है शामिल है, इनको इनका न्यूनतम कोष का कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसे कि गैर अनुसूचित बैंक आपको मिल जाए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जनता कोऑपरेटिव बैंक। अनुसूचित बैंक में आप देखेंगे, इसमें अनुसूचित बैंक में आपका कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, फिर उसके बाद आपका कमर्शियल बैंक में आ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब आ जाएगा। और आपका कोऑपरेटिव बैंक में आ जाएगा जैसे कि राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, जिसे केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं। उसके बाद प्राथमिक ऋण समितियाँ, जिसे ग्रामिक यानी ग्रामीण सहकारी बैंक बोलते हैं। फिर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। और आपका जैसे विदेशी बैंक, विदेशी बैंक में आपका हो जाएगा जैसे कि सिटी बैंक हो गई, एचएसबीसी बैंक हो गया, डीएसबी बैंक हो गया, ये सब हैं फॉरेनर बैंक हैं। फिर आपके कुछ बैंक और होते हैं जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, बैंकों को ये डाल लेते हैं इसी में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान।
वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान कौन कौन से बैंक शामिल होते हैं? आपका नाबार्ड, जो कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध कराता है, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपका एग्जिम बैंक हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर आपका एक बैंक और आ जाता है इसकी श्रेणी में, आईडीबीआई बैंक, जो इंडस्ट्री संबंधी बैंक उपलब्ध कराता है। फिर उसके बाद आपका एक बैंक है सिडबी बैंक, जो एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को सिडबी बैंक उपलब्ध कराता है लोन। इन सब विषय में हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे बैंकों में। अभी हम खाली इसका कैटेगरी वाइज इसका बता रहे हैं। तो हमने बैंकों के प्रकार के विषय में हमने जान लिया। फिर हमें ये जानते हैं कि जो बैंक के प्रशासन की नियुक्ति जो करता है, जैसे भैया कि बैंक की नियुक्ति कौन करता है, बैंक की नियुक्ति जो प्रशासन की नियुक्ति कौन करता है, जैसे कि उस बैंक बोर्ड ब्यूरो पढ़ेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बाद आपकी ये क्या नाम है, बैंकिंग संबंधी कितनी समितियाँ बनी है सुधार के लिए, जैसे नरसिम्हम समिति, एन.के. सिंह समिति, उषा थोराट समिति के विषय में जानना है। फिर उसके अलावा हमें समितियों के अलावा इसमें हमें और ये पढ़ना पड़ेगा, अब उसके बाद कुछ अदर बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा। अदर बैंकिंग जैसे आपका कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेटवर्क बैंकिंग, तो लीड बैंकिंग, ये सब विषय जानेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।